शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 168% की कमी आई है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उसके बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया। आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। अनुराग ठाकुर का ये कहना है। साथ ही एफ्स्पा को अधिकांश उत्तर पूर्व से हटा दिया गया था। 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। दुनिया भर के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। रामबन से ये खबर है। रामबन में एक ट्रॉलर हादसे का शिकार हो गया है। इसके नतीजे में ड्राइवर की मौत की खबर है। ट्रॉलर उधमपुर से कश्मीर की ओर जा रहा था। रामबन जिले के लकी ढाबा पीरा के नजदीक ड्राइवर गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो बैठा। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। इसकी पहचान नवनीत सिंह के तौर पर की गई है। पंजाब का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, जो कि कल देर शाम को शिकारगाह क्षेत्र में भूस्खलन से यातायात के लिए बंद हो गई थी, अभी भी बंद ही है। मुगल रोड अथॉरिटी की ओर से सड़क पर यातायात बहाल करने के लिए सड़क के बीच में गिरी बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए मशीनों से काम लिया जा रहा है। मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक अगले 2-3 घंटे में मुगल रोड पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा। मुनीश, कब तक मुगल रोड को खोल दिया जाएगा, डिटेल्स चाहेंगे। जी ना, यहाँ कल शाम को जो है मुगल रोड बंद हुई थी और उसके बाद जो है मुगल रोड अथॉरिटी जो छोटी गाड़ियां थी उनको वहां निकाला था। लेकिन उसके बाद आज सुबह से ही जो है काम जारी है, मशीनें लगी हुई है, क्योंकि चट्टानें काफी वहां आ गई थी और एक बड़ी चट्टान जो है सड़क के बीच में है, तो जिसकी वजह से जो है सड़क बंद है। और आज जो है बिरामगला की तरफ से भी गाड़ियों को रोका गया है, गाड़ियों को ऊपर नहीं छोड़ा गया है। और अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है जो मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे में जो है मुगल रोड शुरू कर दी जाएगी और यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। जी हाँ मुनीश, तफसीलात आपसे ये भी चाहेंगे कि कब यह हादसा पेश आया था और उसके बाद इंतजामिया की तरफ से जो तमाम तर
काम किए जा रहे हैं, उसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, डिटेल्स में बताइए। जी हाँ, कल शाम को करीब 6 बजे जो है, जो यहाँ भूस्खलन हुआ था, शिकार का इलाका है मुगल रोड पे, तो उसके बाद जैसे ही ये मतलब भूस्खलन हुआ तो उसके बाद मुगल रोड अथॉरिटी जो है हरकत में आ गई और उन्होंने उसी में जो अपनी मशीनें और जो है जो कर्मचारी उनको वहां लगा दिया था। और उसके बाद जो है जो छोटा सा रास्ता बना के तो छोटी गाड़ियों को वहां से निकाला गया था। लेकिन उसके बाद रात की ठंड का इलाका है, क्योंकि इस इलाके में जो है रात को जो तापमान है 0 से नीचे होता है, तो रात को काम नहीं हो पाया, तो सुबह तड़के से ही काम शुरू किया गया है। और वहां पर जो है लगातार उनके जो अधिकारी भी मौजूद हैं और मशीनें काम कर रही हैं। जो कुछ गाड़ियां जो है उनके जो गाड़ियों में जो लोग थे वो वहीं में, और आज सुबह से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाड़ी भी छोड़ी नहीं गई है। जितनी भी गाड़ियां उनको विरामगला में रोका गया है और मुगल रोड खुलने के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। और जो अधिकारी वहां है उनका ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे में जो है मुगल रोड से जो भूस्खलन है वो हटा दिया जाएगा और गाड़ियों को कश्मीर की तरफ छोड़ा जाएगा। मुनीश, अभी मौसम कैसा है वहाँ? मौसम एकदम साफ है। अभी जो है जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से भी अगले 2-3 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन ठंड काफी है, क्योंकि वो काफी जो है ऊंचाई पे है, करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पे जो इलाका है वो जहाँ पे भूस्खलन हुआ है, तो ठंड वहां रहती है और वहां काम करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है मुगल रोड अथॉरिटी के लोग जो है वो काम पर लगे हुए हैं। और ये जो मुगल रोड है बेहद अहम मानी जाती है, आवाजाही बंद होने से कितनी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी ना, आवाजाही के लिए जो अहम सड़क है और खास करके पुंछ राजौरी के लोगों के लिए काफी अहम है, क्योंकि उनको जो अगर कश्मीर जाना है तो ये काफी नजदीक है और 3-4 घंटे में वो कश्मीर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको खर्च भी कम होता है। लेकिन अगर वो जम्मू के रास्ते जाएंगे तो उनको 3 दिन लगते हैं कश्मीर पहुंचने में। ऐसे में काफी अहम सड़क है और जो कश्मीर से लोग आते हैं उनके लिए भी काफी अहम है और लोग बड़ी बिल्कुल मुनीश, और जैसे ही यातायात के लिए मुगल रोड को खोला जाता है आप हम लोग को इन्फॉर्म करिएगा, हम अपने दर्शकों को ये जरूर खबर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, टीआरएफ ने माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को फिर से धमकी दी है। पीएम रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को फिर से धमकी दी गई है और इस नई धमकी में कहा गया है कि पंडित कर्मचारी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही निशाना बनाया जाएगा। टीआरएफ एक लिस्ट जारी करती है जो कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करती है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स और माइनॉरिटीज को किस तरह से वहां मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन के तहत कश्मीर में पोस्टेड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आज इसमें नाकामयाब रही है कि टारगेट किलिंग को रोक पाए। किस तरह से आज रिजर्व कैटेगरी के लोग भी 200 दिन से धरने पे हैं जम्मू के अंदर, तो सरकार आज नाकामयाब है कश्मीरी पंडित्स को वहां सेफ हेवन प्रोवाइड करने में। मुझे लगता है सरकार अपने दायित्व को समझे और किस तरह से इन लोगों की वहां पे जान माल की सुरक्षा की जाए इसको सुनिश्चित करे। टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आउटफिट एक मॉड्यूल है लश्कर तैयबा का, जो शुरू से आतंक को यहाँ पे बढ़ावा देने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और लश्कर तैयबा जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमेशा से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाता रहा, आज वो अपना फिर से पंख फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम लाल आंख दिखाएंगे टेररिस्ट को और जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। आज इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान है और सरकार का ये दायित्व बनता है किस तरह से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। हमारी धरती पे इस तरह का टेररिज्म दिखने को ना मिले, ये सरकार का फर्ज बनता है और वो सुनिश्चित करे कि इनकी जान माल की सुरक्षा किस तरह से वहां बनना। दिसंबर आज हमने चौथी कंटिन्यूस थ्रेट लेटर रिसीव की है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से, और आज तक की टोटल 10वीं थ्रेट लेटर है ये मई 12 के बाद। बताना चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यूसली एक्टिव है वैली में और ये लगातार हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली थ्रेट रडार पे है वैली में। और दूसरी बात, इन्होंने जैसे थ्रेट दिया, जो सीईओज वहाँ पे प्रमोट किए गए थे उनको भी थ्रेट दिए गए। इट्स अ कंडेमनेबल जॉब जो ये कर रहे हैं। बार बार किसी निहत्ते पे आप निशाना साधते हैं, किसी मासूम की जिंदगी लेते हैं, ये किसी इंसानियत को नहीं दर्शाता, ये एक कायरता को दर्शाता है। आज जिस प्रकार से ये थ्रेट लेटर टीआरएफ ने फिर से दी है और कुछ सीईओज के नाम इसमें इन्होंने डाले हुए जिनकी हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग की गई थी, उसमें मैक्सिमम हिंदूज है। ये टीआरएफ बेसिकली हिंदूज को वहाँ पे देखना नहीं चाहती है। ये जो टीआरएफ है हिंदूज को निशाने पे एक
धर्म विशेष के लोगों को निशाने पर लेना चाहती है। और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे कौन लोग बसेंगे, कौन लोग आएंगे, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। और इसके साथ साथ जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साधी है इस चीज को लेके, उनको सामने आना चाहिए और झूठे वो जो वहां पे आश्वासन देते हैं फिर टीवी चैनलों पे, उससे अच्छा है कि वो आगे आए और इस चीज को कंडेम करे, ताकि इससे कश्मीरी पंडित का हौसला बुलंद हो जाए। चौथी थ्रेट लेटर है आज 2021 के बाद। ये जो थ्रेट लेटर का सिलसिला ये कंटिन्यूस चलता गया। आज भी हम एक ही डिमांड सरकार से बोलते हैं कि हमको रिलोकेट अटैच कर दीजिए जम्मू में। 221 दिन होने को है, जिसका थ्रेट परसेप्शन हमको सबसे ज्यादा है वो ये है कि हमारी जान वहाँ खतरे में है। और जो थ्रेट लेटर्स है ये उसका एक सबूत है कि जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए कृपया करके जो हमारी एकमात्र डिमांड रिलोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफ जम्मू है उसको मान के हमारी जानों को बख्श दिया जाए। खबर रियासी से है, जहां गोवंश तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। एसएसपी रियासी अमित की देखरेख में जिला पुलिस रियासी की टीमों ने विशेष नाका यहां लगाया, जिसमें 2 वाहनों को जब्त किया गया। 8 गौवंश को पुलिस ने बचाया है। 5 तस्करों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मामला रियासी जिले के थाना पौनी का बताया गया है। और ब्रेक के बाद डुग्गर खबरा में एक बेहद अहम खबर। जम्मू कश्मीर पीसीसी चीफ वक़ार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के सीएम थे तो उनके पास असीमित शक्तियां थीं। जब उन्हें पता था कि वानी देश का दुश्मन है तो फिर उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वक़ार रसूल वानी का कहना है कि आज़ाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने की जांच शुरू की जानी चाहिए और उनका पद्म पुरस्कार रद्द किया जाना चाहिए और मामले को एनआईए को सौंप देना चाहिए। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सेंटर ने दी थी कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलीजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है। उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। एनआईए की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल एमपी रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं गुलाम नबी आजाद की पार्टी है जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन प्रोपेगेंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने वक़ार रसूल के साथ पंगा लिया है जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2 लेजिस्लेचर रहे हैं, जो वक़ार रसूल हमेशा एंटी नेशनल के साथ लड़ता रहा। तुम्हारी नाक जो है जुडिशरी में अपनी थूक के ऊपर नहीं रगड़ाई तो मेरे नाम वक़ार रसूल नहीं है। याद रखना इन लोगों को। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, लोकसभा में गृह मंत्रालय की लिखित जानकारी। जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर ये जानकारी दी गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान निवेश की जानकारी यहां दी गई है। 2017-18 के बाद निवेश में लगातार कमी आई है। 2017-18 में 840.55 करोड़ निवेश किया गया। वहीं अगर 2018 और 19 की बात की जाए तो ये कम होकर 590.97 करोड़ हो गया।
और अगर 2019 और 20 की बात की जाए तो ये और कम हो गया और ये निवेश जो है ये 296.64 करोड़ निवेश किया गया। 2020-21 में 412.74 करोड़ निवेश किया गया। ये वो तमाम आंकड़े हैं जो कि दिए गए हैं गृह मंत्रालय में, लिखित जानकारी जो है दी गई है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मजीद डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इस अहम मामले पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर ये जानकारी दी गई है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से अपडेट? देखिए हिना, ये इंफॉर्मेशन 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में दी गई है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से लोकसभा में ये रिटन रिप्लाई दिया गया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है और इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से जो एमओएस नित्यानंद राय हैं उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लाया था 19 फरवरी इसी साल, माफ कीजिए पिछले साल। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कदम उठाए गए थे जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी को लाया गया। और इसके अलावा कई ऐसे कदम उठाए गए जिसमें जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी मिले। हालांकि हमने जो इन्फॉर्मेशन रिटन रिप्लाई में देखी है उसके मुताबिक आंकड़ों में कुछ कमी आई है, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें फिर से एक बार इजाफा दिखाई दे रहा है। और इसमें कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इतना ही नहीं बल्कि 64,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके प्रपोजल्स मिल चुके हैं पहले ही सरकार को, जिसकी जानकारी महबूब मुफ्ती को शायद नहीं है, जिन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें वो जानकारी नहीं है कि जेएंडके सरकार को 64,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं। और हमने ये भी देखा कि इसी साल मार्च के महीने में यूएई से भी एक डेलीगेशन पहुंचा था जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट्स के लिए और वो लगातार विजिट कर रहे हैं। उनके जो मेंबर उस टाइम डेलीगेशन में जो लोग आए थे यूएई से, उसके मेंबर्स अभी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में विजिट कर रहे हैं। हमने खुद भी देखा है कि जम्मू के कई बार विजिट हो चुके हैं। यहाँ पे होटल्स और यहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये सब तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि सब थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही है। थोड़ी कमी जरूर आई है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन कदम लगातार उठाए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर और बढ़े और वहां पर जो एक साजगार माहौल तैयार करने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, काफी कमी भी आई है जो लॉ ऑर्डर में जो इश्यूज होते थे। तो ऐसे में जो महबूब मुफ्ती का ट्वीट है वो सिर्फ एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कई हजार करोड़ के पहले ही पहुंचे और जिस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है। शैलेंद्र, बेहद अहम जानकारी आपने यहाँ पर दी है इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर में। और थोड़ी सी जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, चूंकि ग्राउंड लेवल पे आपने देखा है कि जो स्टार्टअप्स हैं या फिर हम ये देख रहे हैं लगातार कि जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आ रहे हैं, अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद रोजगार भी हासिल कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ों में थोड़ा वक्त भी लगता है। कम से कम वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि अब किस तरह से वहाँ पर ज़मीनी हालात बदल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, 2019 के बाद खासकर अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस हमने देखने को साफ तौर पे मिल रही हैं। एक तरफ जहां पे हमने जैसे आपको बताया कि यूएई का डेलीगेशन पहली बार जम्मू कश्मीर आया था इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल्स, खासतौर से कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल्स खोले गए, तो जाहिर तौर पर वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है कि लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए सिनेमा हॉल्स वहां पे खोले जा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो डाउनटाउन का इलाका है उसको एक नया लुक देने की बात की जा रही है और वहां पर उसको रिस्टोर किया जाएगा। बिल्कुल। और उसमें भी जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही हैं, उसके लिए भी टेंडर्स निकाले गए। तो ये तमाम कदम उठाए गए। इसी बीच ये भी देखा है कि हमने कि लेट इवनिंग फ्लाइट्स जो है वो भी शुरू की गई जम्मू कश्मीर से। तो ये खाली कश्मीर की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जम्मू का खित्ता भी इसमें शामिल है। उसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो जाहिर तौर पर 3-4 साल के अंदर ही अगर इतने कदम उठाए जाते तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 10 से 15 सालों के अंदर तस्वीर बदल चुकी होगी जम्मू कश्मीर की, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और लगातार अब इस पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेंगे वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
पुंछ से खबर है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन ब्लॉक में प्रकृति की तरफ से बख्शी की एक अनमोल धरोहर स्थल नंदी छोल झरना आज भी प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है, जिसके चलते यहां आने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना है। एक और जहां लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर झरने के पास आना पड़ता है, वहीं झरने के आसपास आने वाले पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही बारिश या धूप से बचने की कोई सुविधा है, और इससे यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद भी ये सरकार इंतज़ामिया के आंखों से जो ओझल है, तो हमारी इंतज़ामिया से ये बात रहेगी कि इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए ताकि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुँचे, तो इससे हमारे इस एरिया की जो है डेवलप होगी और आने वाले वक्त में हमें इस चीज़ों का आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंतज़ामिया से हमारी दस्त ये गुजारिश है कि इस जगह के लिए खास करके रोड का इंतज़ाम किया जाए, वहीं यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम किया जाए। तो ये हमारी इंतज़ामिया तक बात। यहाँ पे अगर टूरिज्म की डेवलपमेंट होगी तो उस हवाले से बताऊँ, जो जितने भी यहाँ पे लगभग मैक्सिमम जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। और लिहाजा मैं आपके चैनल से गवर्नर इंतज़ामिया से और मरकज़ी सरकार से एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो ब्लॉक लोरन है ये बिछड़ा हुआ इलाका है, आज तक टूरिज़्म के नज़रिए से इसे देखा नहीं गया। उस खास करके मैं एक बात कहूँ, जहाँ तक मैं बात करूँ नुमाइंदों की, जो नुमाइंदे आवाम ने चुने हैं या चुने थे, उनको भी चाहिए कि वो भी ब्लॉक लोरन की जो नुमाइंदगी है वो बड़े पैमाने पे करें, क्योंकि ब्लॉक लोरन हमारा सबसे बिछड़ा हुआ और लूटा हुआ। और खेलों की दुनिया से आज की सबसे अहम खबर, लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का इंतजार बिलाखिर खत्म हो गया। लगभग 36 साल के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल का विश्व चैंपियन बन गया। कतर में खेले गए विश्व कप के खिताबी मुकाबले में, जो कि बेहद दिलचस्प मुकाबला भी रहा, अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हरा दिया। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम कर लिया। साथ ही 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में अर्जेंटीना सफल रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप में जीत की बधाई भी दी है।